गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज अनु कुमार। गीता अकेडमी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का वेलकम है। एंड हमने अब स्टार्ट किया था सिविक्स से। सिविक्स हम कंटिन्यू कर रहे थे, चैप्टर नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या हमारे बॉडीज़ हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया उसके डिज़ाइन के बारे में हमने डिस्कशन किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरव्यू में देखा हमने किस तरीके से हमको किसी भी कंट्री में गवर्नमेंट को कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं और सभी इन रूल्स को, सेट ऑफ रूल्स को क्या कहा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन। सो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका में ये किया कि नेल्सन मंडेला को 28 ईयर्स प्रिजन में रखा गया, बहुत बड़ी डेंजरस जेल में उनको रखा गया। स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थाइड ये सब कर लिया। ब्लैक एंड वाइट के बीच में जो ब्लैक एंड वाइट के बीच में जो स्ट्रगल चल रहा था राइट्स के लिए, सारे राइट्स किसके पास थे, प्रॉपर्टी, ये सब किसका, वाइट के पास। ये सब हम लास्ट क्लास में पार्ट 1 में डिस्कशन कर चुके हैं। जो स्टूडेंट्स इस फर्स्ट लेक्चर को पार्ट 1 को मिस कर चुके हैं वो जाइए डिस्क्रिप्शन में देखिए, पार्ट 1 को पहले एक बार ज़रूर देखें, तब जाकर आपके पार्ट 2 समझ में आएगा। पार्ट 1 को ज़रूर देखें। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की हमें नीड क्यों है, किसी भी सोसाइटी में एक साथ रहने के लिए कुछ रूल्स चाहिए, वो सब इसमें डिस्कशन किया गया है। और कॉन्स्टिट्यूशन का क्या क्या, कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या करता है वो सब भी इसमें हमने डिस्कशन किया था। कैसे देखिए यहाँ पे ये पार्ट हमने वर्क डिस्कशन किए थे कॉन्स्टिट्यूशन के। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बनाया गया, कैसे पार्टीशन हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब हम डिस्कशन कर चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कैसे यूनिवर्सल एडेंट फ्रेंचाइजी को फॉलो किया गया, क्या कुछ प्रोसेस लिया गया और सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सभी का पार्टिसिपेशन कैसे हुआ पूरे कंट्री से। अब नेक्स्ट है गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक 3.4 गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ गाइडिंग वैल्यूज़, जो इम्पोर्टेंट गाइडिंग वैल्यूज़ है या जो फंडामेंटल वैल्यूज़ है। कैसे वैल्यू, फंडामेंटल वैल्यूज़, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो बेसिक वैल्यूज़ है, गाइडिंग है, जिन्होंने गाइड किया है किसको, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गीता अकेडमी चैनल पर न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, पूरी ताकत के साथ नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को दबा दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और भी बहुत अच्छे लेक्चर एंड वीडियोज़ बनाने का। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एंड जो भी आपको न्यू वीडियोज़ अपलोड किए जाएंगे बेल आइकन प्रेस कर लें, उसके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा। लेट्स स्टार्ट। इन दिस बुक वी शैल स्टडी द एग्जैक्ट प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। इस बुक में हम स्टडी करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट एग्जैक्ट प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में किस पर हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर प्रोविजंस बनाए हुए हैं उसके बारे में। अब देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है स्टूडेंट्स, बहुत सारे प्रोविजंस हैं, प्रोविजंस बनाए हुए हैं। और वो किस पर बने हुए हैं, सब्जेक्ट्स पर, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर बहुत सारे प्रोविजंस बने हुए हैं। एट दिस स्टेज लेट अस बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग द ओवरऑल फिलोसफी ऑफ व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल अबाउट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली क्या है, अब हम उसके बारे में, उसकी फ़िलोसफी की, ओवरऑल फ़िलोसफी के बारे में जानेंगे। वी कैन डू दिस इन 2 वेज, हम 2 वेज में कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग द व्यूज़ ऑफ सम ऑफ आर मेजर लीडर्स ऑन आर कॉन्स्टिट्यूशन। 2 वे में हम फिलोसफी को, कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलोसफी को हम 2 वेज में समझ सकते हैं। फर्स्ट वे क्या क्या है उसमें कि जो हमारे लीडर थे उनके व्यूज़ को पढ़कर हम, जो हमारे मेन लीडर्स थे उन कॉन्स्टिट्यूशन की पर उनके क्या व्यूज़ थे उसको पढ़कर हम पता कर सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलोसफी कैसी है।
बट इट इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट टू रीड व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन से अबाउट इट्स ओन फिलोसफी, अपनी फिलोसफी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। दिस इज व्हाट द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज। और ये काम कौन करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल खुद करती है। जो हमारी प्रेम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो क्या करती है? जो अभी हमने बताया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करें, वो इस सब को जस्टिफाई करती है और वो शो करती है फिलोसफी को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। लेट अस टर्न टू दिस वन बाई वन। अब हम इसके लिए वन बाई वन अब चेक करेंगे हम कैसे फिलोसफी, क्या क्या फिलोसफी थी और क्या क्या वैल्यूज़ थे। द ड्रीम एंड द प्रोमिस, जो हमारे सपने थे और जो वायदे थे। देखिए, सम ऑफ यू मे हैव नोटिस्ड अ नेम मिसिंग फ्रॉम द स्केच। अब जो बहुत सारे स्केचेस आपने देखे हैं उनमें से आपने देखा होगा कि कोई एक नेम आप मिस कर रहे हैं, जो किसी भी स्केच में जितनी भी पिक आई है मैंने उनके बारे में लिखने के लिए आपको बताया था। तो वो कौन थे? महात्मा गांधी जी। ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये आपको ध्यान रखना है। वो मेंबर नहीं थे किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ही वॉज नॉट मेंबर येट देयर वर मैनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज विजन। हालांकि उनके बहुत सारे मेंबर्स जो थे उनके विजन को फॉलो करते थे। ईयर्स एगो, काफ़ी पहले से ही उन्होंने क्या किया था? राइटिंग इन हिज मैगजीन यंग इंडिया इन 1931। काफ़ी सालों पहले ही उन्होंने 1931 में अपनी जो मैगजीन थी यंग इंडिया, उसमें लिखा था ही हैड स्पेल्ड आउट व्हाट ही वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू। और उन्होंने बताया कि वो कैसा संविधान, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं। सो गांधी जी ने 1931 में ही अपने यंग इंडिया जर्नल में बताया था कि वो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं। देखिए, आई शैल स्ट्राइव फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन विच विल रिलीज इंडिया फ्रॉम ऑल थ्रेल्डम एंड पैट्रोनेज। गांधी जी ने कहा कि मैं एक ऐसा भारत के लिए एक ऐसा संविधान चाहता हूँ जिसमें क्या हो? जो थ्रेल्डम एंड पैट्रोनेज, जो गुलामी और दूसरों की अधीनता से क्या हो? मुक्त हो, उससे आज़ाद हो। आई शैल वर्क फॉर एन इंडिया इन विच द पुअरेस्ट शैल फील दैट इट इज़ देयर कंट्री। मैं एक ऐसा संविधान चाहता हूँ, ऐसे भारत को बनाने का प्रयास करूँगा जिसमें गरीब से गरीब, जिसमें क्या होगा? गरीब से गरीब पर्सन भी ये समझे कि इट इज़ देयर कंट्री, ये उनका देश है। इन हुज मेकिंग दे हैव एन इफ़ेक्टिव वॉइस, और जिसको बनाने में उन्होंने एक अपना इफ़ेक्टिव वॉइस, अपनी भागीदारी निभाई है, अपना योगदान दिया है। इंडिया इन विच देयर शैल बी नो हाई क्लास। और हम भारत कैसा होना चाहिए? गांधी जी ने बताया कि उनके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए कि वहाँ पर ना तो कोई हाई क्लास होगी ना ही कोई लो क्लास होगी पीपल में। इंडिया इन विच ऑल कम्युनिटीज शैल लाइव इन परफेक्ट हारमोनी। और भारत कैसा देश होगा? इंडिया एक ऐसा देश होगा जहाँ पर सभी कम्युनिटी आपस में पूरे मेल जोल से हारमोनी के साथ रहेंगी। देयर कैन बी नो वन इन सच एन इंडिया फॉर द कस्ट ऑफ अनटचेबिलिटी। और उन्होंने कहा कि वहाँ पर कोई भी जो इंडिया होगा उसमें कोई भी प्लेस नहीं होगा किसके लिए? अनटचेबिलिटी के लिए। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, ड्रग्स, नशीली चीज़ों के लिए, शराब के लिए, ड्रग्स के लिए और अनटचेबिलिटी, इन सब चीज़ों के लिए ऐसे भारत में कोई रूम नहीं होगा, कोई स्थान नहीं होगा, कोई जगह नहीं होगी उसके लिए। वुमेन विल एंजॉय द सेम राइट्स एज मैन। और वुमेन्स को भी सेम राइट्स दिए जाएंगे जितने मैन को दिए हैं, इक्वल राइट्स दिए जाएंगे। किसको? वुमेन को। ये गांधी जी ने अपने 1931 में जर्नल में अपने विजन में बताया कि इंडिया कैसा। आई शैल बी सेटिस्फाइड विद नथिंग एल्स, और मैं इससे कम पर सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा, ये सब होना चाहिए इंडिया में। नेक्स्ट, दिस ड्रीम ऑफ एन इंडिया दैट वाज एलिमिनेटेड इक्वलिटी वाज शेयर्ड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और यही ड्रीम किसका? ऑफ इंडिया दैट हैज़ एलिमिनेटेड इनइक्वालिटी, जिसमें क्या होगा? इनइक्वालिटी को एलिमिनेटेड कर दिया गया हो,
ख़त्म कर दिया, असमानता को एलिमिनेट कर दिया गया हो, उसको दी एंड कर दिया गया हो। ऐसे ही इंडिया का ड्रीम किसने देखा? भीमराव अंबेडकर जी ने, हु प्लेड अ की रोल इन मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में मेन रोल प्ले किया है जिन्होंने। बट ही हैड अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इनइक्वालिटीज़ कुड बी रिमूव। लेकिन उनका अपना एक डिफरेंट व्यू है इनइक्वालिटीज़ को रिमूव कैसे किया जाए उसके बारे में। ही ओपन बिटरली क्रिटिसाइज महात्मा गांधी, और उन्होंने बहुत बार महात्मा गांधी जी को बड़े कटु शब्दों में, बड़े तीखे शब्दों में उनको क्रिटिसाइज किया है महात्मा गांधी जी को और उनके विजन को। इन हिज concluding a speech to the Constituent Assembly, he stated his anxiety very clearly। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो कंक्लूडिंग स्पीच थी, उन्होंने अपनी इसमें एनेक्सिटी को बहुत क्लियरली से मेंशन किया, दिखाया। देखिए कैसे, ये वाली स्पीच, ऊपर वाली स्पीच आपको राइट करनी है। जो ऊपर वाली स्पीच है, ऊपर की हमने उसको राइट करना है आपको नोटबुक में। गांधी जी को कैसा नोट्स बनाने हैं उसका प्रॉपर आपको। Next, on 26th of January 1950, we are going to enter a life of contradiction। अब अंबेडकर जी कह रहे हैं कि 26 जनवरी को हम 1950 को एक कॉन्ट्राडिक्शन लाइफ में एंट्री करने जा रहे हैं। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी। सो अंबेडकर जी मेंशन करते हैं कि इक्वालिटी कहाँ है? ओनली पॉलिटिक्स लाइफ में। पॉलिटिक्स में इक्वालिटी मेंशन किया गया है, इक्वालिटी मिलेगी हमको। सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ में हमारा क्या होगा? इनइक्वालिटी। इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वोट वन वैल्यू। और जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में हम किसको रिकग्नाइज कर रहे हैं, कौन से प्रिंसिपल को हम मान्यता दे रहे हैं? वो है प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट, कि एक आदमी के लिए एक आदमी और एक वोट। और वो भी क्या होगा? वन वोट वन वैल्यू। एक वोट का एक ही वैल्यू होगा, महत्व होगा। मीनिंग सभी वोट जो होंगे, ईच एंड एवरी वोट्स हैव इट्स वैल्यू। ईच एंड एवरी वोट्स हैव इट्स पर्टिकुलर वैल्यू एंड इक्वल वैल्यू। सभी वोट्स का क्या होगा? इक्वल वैल्यू होगा। नेक्स्ट, इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी शैल बाय रीज़न ऑफ, हमारी जो सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ है, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी शैल बाय रीजन ऑफ आवर सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। और जो हमारी ये सोशल और इकोनॉमिक लाइफ है, ये इसका कारण क्या है? जो हमारा सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, कंटिन्यू टू डिनाई द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू। और ये जो हमारा सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, ये क्या कर रहा है? डिनाई कर रहा है द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वैल्यू। वन मैन वन वैल्यू के प्रिंसिपल को ये हमारा सोशल एंड इकोनॉमिक जो लाइफ है उसको डिनाई करती है। वहाँ पर हमको क्या माना जाता है? किसी को लो, किसी को हाई कास्ट में, किसी को लो कास्ट में, किसी को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू लाइव दिस लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन? कितने लंबे टाइम तक हम इस कॉन्ट्राडिक्शन वाली लाइफ में रह पाएंगे? हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वलिटी इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ? हमारी जो सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ है उसमें कब तक हम डिनाई करते रहेंगे? किसको? इक्वलिटी को कब तक मना करते? इफ़ वी कंटिन्यू टू डिनाई, यदि हमने कंटिन्यू रखा डिनाई करने के लिए, नहीं माना फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक हमने इक्वलिटी को फॉलो नहीं किया, डिनाई करते रहे, इक्वलिटी को नहीं माना हमने सोशल और इकोनॉमिक, वी विल डू सो ओनली बाई पुटिंग द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन पेरिल। और ये सब करने से हम क्या करेंगे? हम हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे? हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को हम क्या करेंगे? संकट में डाल देंगे। इन पेरिल, संकट में हम डालने का काम कर रहे हैं। अगर हम अपनी सोसाइटी में सोशल एंड इकोनॉमिक, अगर सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में हम डिनाई करते हैं किसको? इक्वलिटी को, उससे क्या होगा? वी आर पुटिंग आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इनटू पेरिल। फाइनली लेट अस टर्न टू जवाहरलाल नेहरू।
जवाहरलाल नेहरू जी की स्पीच की तरफ टर्न करते हैं। फेमस स्पीच ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट ऑन अगस्त 15, 1947। 1947 में 15 अगस्त को मिडनाइट में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने स्पीच दी थी, उसके साइड में हम उसकी ओर टर्न कर रहे हैं। अब देखिए, ये भी स्पीच मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 11th क्लास में पॉलिटिकल साइंस में हमेशा ही आती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पीच है जवाहरलाल नेहरू जी की। अब देखिए इसमें, लॉन्ग ईयर्स एगो वी मेड ट्रस्ट विद डेस्टिनी। बहुत वर्षों पहले हमने डेस्टिनी के साथ एक क्या किया था, हमने एक प्रोमिस किया था। एंड नाउ द टाइम कम व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेस। अब वो टाइम आ गया है जब हम अपने किए हुए प्रोमिसेस को, किए हुए प्लेस को, वादों को पूरा करें। नॉट होली, पूरा कंप्लीट नहीं, और इन फुल मेजर बट वेरी सब्सटेंसली। या तो हम पूरी तरह नहीं करें अपने जो हमने वादे किए हैं, प्रोमिस किए हैं, उन पर अब हमें ध्यान देना चाहिए। या तो पूरी तरह से, या हर तरह से नहीं, या फिर काफ़ी हद तक, सब्सटेंसली काफ़ी हद तक हमें उन पर ध्यान देना चाहिए। इम्पोर्टेंट स्पीच है ये स्टूडेंट्स। एट द स्ट्रोक एट द मिडनाइट आवर, 15 अगस्त की रात को जब घड़ी में एकदम रात्रि के, मध्य रात्रि का एकदम मिडनाइट का टाइम होगा, जब उसमें मिडनाइट का टाइम हो रहा होगा, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप, और जब पूरा वर्ल्ड सो रहा होगा, इंडिया विल अवेक टू लाइफ, और इंडिया क्या होगा, अवेक टू लाइफ। और उस समय पर सारी दुनिया सो रही होगी, भारत नए जीवन की शुरुआत करेगा, एंड फ्रीडम, और उसको क्या मिलेगी, और आज़ाद हो जाएगा। इंडिया विल अवेक, और इंडिया क्या होगा, अपनी एक नई शुरुआत करेगा, नए जीवन की, अवेक टू लाइफ, न्यू लाइफ की शुरुआत करेगा, एंड फ्रीडम, आज़ादी मिल जाए। अ मोमेंट कम्स विट बट रेयरली इन हिस्ट्री। एक ऐसा मोमेंट जो हिस्ट्री में कभी कभी आता है। ये कैसा होगा, इतिहास में कभी कभार ही ऐसा मोमेंट आता है। व्हेन वी स्टेप आउट फ्रॉम द ओल्ड टू न्यू, जब हम एक पुराने दौर से, एक पुराने एरा से नए एरा में प्रवेश कर रहे हैं। व्हेन एन एज एंड्स, जब एक एरा, एक युग का अंत होता है। एंड व्हेन द सोल ऑफ ए नेशन लॉन्ग सेपरेट्स फाइंड्स अटरनेंस, और जब एक इंडिया के नेशन, जब हमारी साउल को, एक नेशन की साउल को, साउल ऑफ नेशन, एक नेशन की साउल को एक लंबे समय तक दबाया गया हो, उसकी आत्मा को, उसकी साउल को, एक ऐसा कंट्री जिसको लंबे समय तक गुलाम रखा गया हो, लंबे समय तक उसने आज़ादी के लिए स्ट्रगल किया हो, और फाइनली वहाँ से क्या हुआ, एक उस आत्मा को अब क्या मिला, नेशन, उस नेशन की साउल को अब क्या मिला, फाइंड्स अटरनेस। अब वो क्या हुआ है, अब वो एक नर्चर हो रही है, फल फूल रही है, उसको फ्रीडम मिल गई है। नेक्स्ट, इट इज़ फाइटिंग दैट एट दिस सोलमन मोमेंट वी टेक द प्लेस ऑफ डेडिकेशन टू द सर्विस ऑफ द इंडियन एंड हर पॉपुलेशन टू द स्टिल लार्जर कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी। और ऐसे पवित्र टाइम पर, सोलमन मोमेंट्स और ऐसे स्क्रेड मोमेंट पर, पवित्र टाइम पर हमको क्या करना चाहिए, भारत और उसके लोगों को उससे भी अधिक मानवता की सेवा में समर्पित होना चाहिए। हमको डेडिकेशन दिखाना चाहिए कि इसमें सर्विस ऑफ इंडिया, मानवता की सेवा में और भारत के लोगों की सेवा में हमें क्या दिखाना चाहिए, डेडिकेशन दिखाना चाहिए। यही हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा, कॉज फॉर टू द स्टिल लार्जर कॉज फॉर ह्यूमैनिटी, और मानवता के लिए ये सबसे उचित होगा, सही होगा। फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए, हमको मिडनाइट की स्पीच है ये, 15 अगस्त 1947 की, जब हमको आज़ादी मिलने जा रही थी। मिडनाइट में जब हमको आज़ादी मिली, सॉरी, एट दैट मोमेंट हमको क्या मिले, आज़ादी मिली मिडनाइट में एट 12 o'clock। फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज़ादी जो होती है, और जो हमको आज़ादी मिली, आज़ादी और जो पावर मीन्स गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सत्ता, जो हमको पावर मिली, सत्ता मिली और फ्रीडम मिली, वो क्या होती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाती है। उससे क्या हुआ, हमारे ऊपर बहुत सारी द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली अ सोवरेन बॉडी रिप्रेजेंटेड द सोवरेन पीपल ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर थी,
एक सोवरेन बॉडी रिप्रेजेंटेटिंग सोवरेन पीपल ऑफ इंडिया, वो क्या थी? असेंबली। यहाँ असेंबली का मीनिंग है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर थी? हमारी असेंबली के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। कैसे पावर को हैंडल करना है, कैसे कंट्री को चलाना है, आज़ादी को कैसे मेंटेन करके बरकरार रखना है अपनी आज़ादी को आगे, ताकि हमको ऐसी सिचुएशन फेस ना करना पड़े। और ये कैसी थी? एक सोवरेन बॉडी थी। रिप्रेजेंटेटिंग किसको रिप्रेजेंट कर रही थी? पूरे कंट्री के पीपल्स को बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम वी हैव एंडर्ड ऑल द पेन्स ऑफ लेबर और आवर हार्ट्स आर वेरी विद द मेमोरी। आज़ादी से पहले हमने बहुत ज़्यादा पेन को सहा है, बर्दाश्त किया है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक। आज़ादी से पहले हमने क्या किया है? हमने बहुत ज़्यादा दर्द भरे दौर से हम गुजरे हैं, और उसकी जो यादें हैं वो आज भी हमारे हार्ट्स में दुख की बातें बनी हुई हैं। सम ऑफ दोज पेन्स कंटिन्यू इवन नाउ। और हालांकि अभी आज़ादी मिलने जा रही है, कुछ दर्द हमें अभी भी हमारे कुछ दर्द हमको अभी नए नए मिले, कंटिन्यू इवन नाउ। हालांकि हमको अभी आज़ादी मिलने वाली है, लेकिन कुछ दर्द तो हमको अभी न्यू मिले हैं। वो कैसा मिला है? पार्टीशन। न्यू वाले पेन्स हमको कैसे मिले हैं? पार्टीशन। और बहुत सारा पार्ट चला गया, पाकिस्तान के पास चला गया, पार्टीशन हो गया। 10 लाख पीपल्स मारे गए इधर उधर से। पार्टिसिपेशन के टाइम उनको क्या किया गया? वो रिप्लेस हुए, इधर से उधर गए। सो बहुत बड़ा लॉस हुआ कंट्री का। नेवरदलेस द पास्ट इज ओवर। हालांकि अब क्या है, बहुत दर्द सा है, फिर भी इतिहास अब बीत चुका है। आज क्या है हमको? एट दिस मोमेंट वी आर गोइंग टू बी फ्री। अब हम इस मोमेंट पर फ्रीडम में हमको मिलने जा रही है। सो अब क्या है कि अब जो पास्ट है वो हालांकि जा चुका है, बीत चुका है। इट इज़ द फ्यूचर दैट बेकन्स टू अस नाउ। और एक गोल्डन फ्यूचर्स हमारे सामने है अभी, जो सुनहरा भविष्य हमारे सामने है। द फ्यूचर इज नॉट वन ऑफ ईज और रेस्टिंग बट ऑफ incessant starving, so that we may fulfill the pledges we have so often taken and the one we shall take today। हालांकि देखिए, जो फ्यूचर है, वो जो हमको अभी फ्यूचर मिला है, जो हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, जो हमारा पास्ट है वो जा चुका है, लेकिन भविष्य जो हमको मिला है वो आराम करने या फिर सुस्त रेस्ट करने के लिए नहीं मिला है। अब हमको क्या करना है? जो हमने प्लेज जो हमने प्रॉमिस किए थे उनको फुलफ़िल करना है। और यही वो टाइम है जब हम क्या करेंगे? आज नए प्रॉमिस करेंगे, नई जिम्मेदारी के लिए हम क्या करेंगे? हम दोबारा से नए वादों को बनाएंगे और उनको पूरा करेंगे। और देखिए नेक्स्ट, द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ द मिलियंस हु सफर्स। और देश की सेवा करने का मतलब, इंडिया मतलब देश की सेवा करने, भारत की सेवा करने का मतलब है उनकी सेवा करना जो मिलियंस लोगों ने सफ़र किया, आज़ादी के लिए स्ट्रगल किया, लड़े। इट मीन्स द एंडिंग ऑफ द पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस एंड डिसीज एंड इनक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। और इसका मीनिंग ये भी है, इंडिया की सेवा करना, उसका मीनिंग एक ये भी है कि हमको पॉवर्टी को एंड करना है, इग्नोरेंस, जो हम लोग अनएजुकेटेड है, इग्नोरेंस है, उसको दूर करना है, अज्ञानता को भगाना है। और जो अपॉर्चुनिटी इनक्वालिटी की जो हमको अपॉर्चुनिटीज़ में इनक्वालिटीज़ है, हमको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जॉब के लिए, सभी वर्क्स करने के लिए, उसमें क्या होना चाहिए? इक्वलिटीज़ होना चाहिए। बट क्या अभी तक क्या होता रहा था कि ब्रिटिशर्स को ही हाईएस्ट पोस्ट दिया जाता था। तो ये सब क्या था? इनक्वलिटीज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी। इन सब को क्या करना है? हमको दूर भगाना है, ख़त्म करना है। यही क्या है? सर्विस ऑफ इंडिया। ये सर्विस ऑफ इंडिया है। द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज़ बीन टू वाइप आउट। और जो हमारे टाइम की सभी महान आदमियों की एम्बिशन क्या होनी चाहिए? ग्रेट डिजायर क्या होनी चाहिए? कि हमारी जितनी भी जनरेशन है उनकी हम आंखों का एक एक आंसू पहुँचेंगे, उनकी आंखों में आंसू जो है उसको पहुँचने की, हम हर एक आदमी के आंसू को पहुँचने का काम करेंगे। दैट मे बी बियॉन्ड अस। और ये काम
हमसे ही नहीं होगा। जवाहरलाल नेहरू जी ये कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल कि ये काम केवल हम ही नहीं कर पाएंगे। बट एज लॉन्ग एज देयर आर टीयर्स एंड सफरिंग्स सो लॉन्ग आवर वर्क विल नॉट बी ओवर। जैसे जैसे हमारे देश के लोगों को के सामने आंखों में आंसू होंगे, कष्ट होगा, उनके सामने प्रॉब्लम्स होंगी, तो ये हमारा काम आज ही ख़त्म नहीं होने जा रहा है। ये हमारा क्या होगा, ये सिर्फ केवल ओनली हम ही हमारे तक ही सीमित नहीं रहेगा कि हम अपने कंट्री के लोगों के आंसुओं को पहुँचें, उनके कष्ट को दूर करें, पॉवर्टी को हटाएं, इग्नोरेंस को हटाएं, इनइक्वालिटी अपॉर्चुनिटीज़ को दूर करें। इन सब को दूर करने से ही क्या होगा, वी कैन वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। सो ये मेन स्पीच थी नेहरू जी की, इम्पोर्टेंट है और इसको राइट करना है आपको नोटबुक में। डियर स्टूडेंट्स, इसको नोटबुक में आपको राइट करना है। नेक्स्ट, फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब डिस्कशन करेंगे हम फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी कैसी है। वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल वेयर इन टर्न नर्चर्ड बाई इट। जितने भी वैल्यूज़ थे जिनसे हम इंस्पायर्ड हुए और जिन्होंने हमें गाइड किया, कब, फ्रीडम स्ट्रगल में, आज़ादी के लिए स्ट्रगल में हमें जिस वैल्यूज़ ने इंस्पायर्ड और गाइड किया, उनको ही हमने क्या किया, जो जो उन्होंने हमको डायरेक्शंस दिए, गाइड किया, एंड वी वर इन टर्न नर्चर्ड बाय इट। और अब क्या कर लिया हमने, उनको पूरा जांच परख कर लिया, उनको पूरा नर्चर्ड कर लिया है, उनकी हमने पूरी जांच परख कर ली है ऐसे वैल्यूज़ को, जो वैल्यूज़ हमको कहाँ से मिले हैं, फ्रीडम स्ट्रगल से मिले। फॉर्म्ड द फाउंडेशन फॉर इंडियाज़ डेमोक्रेसी। और इन सभी वैल्यूज़ ने ही फॉर्म किया है किसको, इंडियाज़ डेमोक्रेसी। जैसे स्ट्रगल चला है हमारा 1947 तक, हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चला है, और फ्रीडम स्ट्रगल में हमारे लीडर्स ने जिन गुणों से, नैतिक मूल्यों से प्रभावित हुए, इंस्पायर्ड हुए और उनका मार्गदर्शन किया। जैसे गांधी जी थे, उनका क्या था, अहिंसा का उन्होंने वे फॉलो किया। ये सब क्या थे, कुछ वैल्यूज़ थे, सभी के कुछ वैल्यूज़ थे। राइट टू इक्वालिटी, वो डिमांड कर रहे थे कि सभी को राइट हो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का, कोई भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये सब क्या थे, ये सब हमको वैल्यूज़ मिलते चले गए और उनको हमने टाइम के साथ जांच परख कर लिया और जांचने में पता चला कि ये हमारे लिए बेस्ट हैं, और उन्होंने ही फिर फाउंडेशन बनाई किसकी, हमारी डेमोक्रेसी की। दीज वैल्यूज आर एम्बाइब्ड इन द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इन सभी वैल्यूज़ को कहाँ शामिल कर लिया गया है, हमारी प्रेम्बल में। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग में एक प्रेम्बल है, उसमें इन सब वैल्यूज़ को, जैसे राइट टू इक्वालिटी, इकोनॉमिक सोशल इकोनॉमिक जस्टिस मिलना चाहिए, सभी को न्याय मिलना चाहिए, तो ये सब क्या थे, वैल्यूज़ थे। इन सब वैल्यूज़ को क्या किया गया, शामिल कर लिया गया हमारी प्रेम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल। दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सभी आर्टिकल्स को गाइड करते हैं कौन, प्रेम्बल में जो इंक्लूड है हमारे वैल्यूज़। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विद द शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यू। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा स्टार्ट होता है वो एक शॉर्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है, और शॉर्ट स्टेटमेंट में क्या है, कुछ बेसिक वैल्यूज़ दिए हुए हैं। दिस इज कॉल्ड द प्रेम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी को क्या कहा गया, प्रेम्बल कहा गया। ये प्रेम्बल की डेफिनेशन हो जाएगी, इसको यहाँ से राइट करेंगे आप लोग। सो नेक्स्ट करते हैं इसमें हम लोग, दिस इज कॉल्ड द प्रेम्बल of the constitution, taking its inspiration from American model. Most countries in the contemporary world have chosen to begin their constitution with a preamble. अब देखिए preamble का जो स्टाइल है ये लेने का कहाँ से स्टार्ट हुआ, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेरिकन मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करने से पहले क्या किया गया था, एक प्रेम्बल को मेंशन किया गया था, और उसी को ऑप्ट कर लिया किसने, सब कंट्रीज ने। अपने कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करने से पहले क्या किया, एक प्रेम्बल बनाई, और उस प्रेम्बल में बहुत सारे बेसिक वैल्यूज़ को जो कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलोसफी को शो करते हैं उनको इंक्लूड किया गया। ये प्रेम्बल है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की, इसको राइट करना है।
और दिस इज़ द प्रेम्बल ऑफ साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल है। इसको आपको नहीं करना है, बस आप उसको कर लेना यूएसए वाले की, वो इम्पोर्टेंट है। लेट अस रीड द प्रेम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वेरी केयरफुल्ली। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल को हम बहुत सी केयरफुल्ली से रीड करेंगे। अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ ईच ऑफ इट्स की। इसमें जितने भी वर्ड्स हैं सबको अंडरस्टैंड करेंगे हम। द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड लाइक ए पोएम ऑन डेमोक्रेसी। और जो हमारी प्रेम्बल है वो कैसी है, एक पोएम की तरह है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल कैसी है, एक पोएम की तरह है। इट कंटेन्स द फिलोसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ड। और इसमें जो प्रेम्बल है हमारी, इसमें क्या है, सब इसमें ही ये कंटेंट्स करती है फिलोसफी को, जिस पर हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। इसी प्रेम्बल में वो फिलोसफी है जिसके ऊपर बेस्ड है सारा हमारा टोटल कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड, और ये एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराती है जिससे कि हम एग्जामिन एंड इवेल्यूट एनी लॉ। इस प्रेम्बल के अकॉर्डिंग ही ये हमको ऐसा स्टैंडर्ड प्रोवाइड कराती है कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो भी कोई लॉ बना है या कोई एक्शन गवर्नमेंट ले रही है उसको हम एग्जामिन कर सकते हैं, इवेल्यूट कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि वो सही है कि नहीं है। और उसको किसके अकॉर्डिंग इवेल्यूट और एग्जामिन कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल के अकॉर्डिंग। सो नेक्स्ट, टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ गुड और बैड। और ये भी पता करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई एक्शन लिया वो गलत है या सही है, उसको एग्जामिन एंड इवेल्यूट किसके भी आप पे करेंगे हम, प्रेम्बल के भी आप पे। प्रेम्बल में जितने भी वैल्यूज हैं, जितने भी गाइडलाइंस हैं, उनके भी आप पे। इट इज़ द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो क्या होगा, प्रेम्बल इज़ द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है। सो ये हमारी प्रेम्बल है, सेम ऐसे ही राइट करना है इसको आपको, टोटल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें बहुत सारे वर्ड आए हैं जैसे लिबर्टी, जस्टिस, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेकुलर, सोवरेन। जैसे मैं एक वर्ड को बता देता हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोवरेन। सोवरेन का मीनिंग क्या होता है, पीपल हैव सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर्स। ये कोई कंट्री है, ये इंडिया है हमारा कंट्री। हमारे इसमें क्या होते हैं, कुछ इंटरनल मैटर्स होते हैं और कुछ होते हैं एक्सटर्नल मैटर्स। इंटरनल मैटर्स जो कंट्री के अंदर हमारे इंटरनल अफेयर्स हो रहे हैं उनसे रिलेटेड, और एक्सटर्नल जैसे चाइना के साथ, अभी एक्सटर्नल में नेपाल के साथ, चाइना के साथ, ये सब बॉर्डर इश्यूज हो रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो कोई भी कंट्री हो, मैं सिंपली इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ, कोई भी कंट्री है वो सोवरेंटी कहलाएगी जो अपने इंटरनल मैटर्स और एक्सटर्नल मैटर्स पर एक्शन लेने के लिए फ्री है, फ्रीडम है, कोई भी उसमें इंटरवेन नहीं करेगा अपने एक्सटर्नल मैटर्स में और इंटरनल मैटर्स में। इंटरनल मैटर्स है, इंडिया में अंदर क्या हुआ था अभी, एनआरसी लागू किया था वो, तो सो इंडिया का क्या है, यूएसए की गवर्नमेंट ने क्या बोला था ट्रम्प जी ने कि वो इंडिया का इंटरनल मैटर है, हम उसमें कोई इंटरवेन नहीं करेंगे। सो ये क्या है, दिस सोवरेंटी। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और कोई भी एक्सटर्नल पावर हमारे ऊपर कोई रूल नहीं चलाएगी, डिक्टेट नहीं करेगी। जैसा क्या था ब्रिटिश रूल में, वो लोग यहाँ पर थे अंदर इंडिया में रह रहे हैं और हमारे ऊपर ही रूल कर रहे हैं। सो ये सब क्या था हमारे इंटरनल मैटर्स में, वो सब क्या कर रहे थे, डिक्टेट कर रहे थे। सो आपको क्या करना है, ये सारे वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी वर्ड्स को एक्सप्लेन किया गया सभी को करना है नोटबुक में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। अब इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना, उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं और उनके अकॉर्डिंग ही प्रोविज़न बने हुए हैं। जैसा कैसे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये एक इंस्टीट्यूशन है और इसके प्रोविजंस अलग से लिखे हुए हैं, कैसे इलेक्शन कराना है कैसे नहीं, सब प्रोविजंस इसके डिफरेंटली उसको मेंशन किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, बहुत सारे प्रोविजंस हैं इस तरीके से, अलग अलग क्या इंस्टीट्यूशन है इंडिया के जो अलग अलग वर्क करते हैं। फिनेंस मिनिस्ट्री है, फिनेंस मिनिस्ट्री हो गया, होम मिनिस्ट्री हो गया। सो ये सब क्या इंस्टीट्यूशंस हैं। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मियरली अ स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो ओनली एक स्टेटमेंट नहीं है ऑफ वैल्यूज़ एंड फिलोसफी। फिलोसफी और वैल्यूज़ का केवल एक रिटर्न में एक पेपर ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन। एज वी नोटेड अबाउट, जैसा कि हमने देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली अबाउट एम्बॉडिंग दीज वैल्यूज इनटू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा कि जितने भी वैल्यूज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है वो क्या करते हैं, ये सभी वैल्यूज़ कॉन्स्टिट्यूशन को किस अरेंज में करते हैं, वो एक
इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट बना देते हैं। जैसे कि होम मिनिस्ट्री के अलग प्रोविजंस होंगे, सबके जितने भी इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है उन सबको वो क्या करते हैं अरेंजमेंट फॉर्म में जो भी जितने हमारे वैल्यूज़ कॉन्स्टिट्यूशन में वैल्यूज़ को शामिल किया गया वो क्या करते हैं, वो सभी वैल्यूज़ मिलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अरेंज करते हैं, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। मच ऑफ डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और जैसे कि इन डॉक्यूमेंट्स को क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अबाउट दीज अरेंजमेंट्स। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग प्रोविजंस बने हुए हैं उसमें डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये सभी किसके बारे में मेंशन करते हैं, अरेंजमेंट्स के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं किस अरेंजमेंट्स के बारे में बात करते हैं, होम मिनिस्ट्री को कैसे अरेंज करना है, इलेक्शन कैसे कराना है, इन सब का अरेंजमेंट्स को डिस्कशन करते हैं। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसा है, बहुत ही लंबा और लॉन्ग डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। देयरफॉर इट इज़ नीड्स टू बी अमेंडमेंट क्वाइट रेगुलरली टू कीप इसको टाइम पर अपडेट करने के लिए करना भी चाहिए हमको, क्योंकि रेगुलरली इसको टाइम टू टाइम अपडेट करना भी ज़रूरी है। दोज हु क्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ट दैट इट हैज़ टू बी अकॉर्डेंस विद पीपल्स एस्पिरेशन एंड चेंज इन सोसाइटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जिसने क्राफ्ट किया है, बनाया है, उन लोगों ने क्या किया है, पीपल के अकॉर्डिंग जो पीपल्स की विश होंगी आने वाले टाइम में और सोसाइटी में जैसे चेंज होंगे उसके अकॉर्डिंग ये मेंशन किया है कि सोसाइटी में चेंजेस के अकॉर्डिंग ही क्या किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस किए जा सकते हैं, ये उन्होंने मेंशन किया है। दे डिड नॉट सी इट एज ए सेक्रेड एंड स्टैटिक एंड अनअल्टरेबल लॉ। और उन्होंने ऐसा नहीं करा कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया, देख लीजिए उन लोगों ने, और इसको क्या किया, सेक्रेट स्टैटिक ऐसा नहीं बनाया कि ये एक पवित्र बुक है, इसको चेंज नहीं किया जाएगा। जैसे बहुत सारे ढोंग ढकोसले बना दिए जाते हैं किसी चीज़ों के बारे में कि नहीं ये पवित्र है, इसको बिल्कुल छेड़ा नहीं जाएगा, चेंज नहीं किया जाएगा। अनअल्टरेबल, इसको बिल्कुल भी बदला नहीं जाएगा, इसमें जो लॉ हैं सेम एज इट इज रहेंगे। ये अगर ऐसा होता तो बिल्कुल टोटली रॉन्ग। नीड है टाइम के साथ चेंज होने की, टाइम के साथ क्या होना चाहिए, तभी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, तभी प्रॉपर परफेक्ट कब माना जाएगा। सो स्टूडेंट, कोई भी परफेक्ट जब उसमें चेंजेज होते हों, कब, टाइम के अकॉर्डिंग चेंजेज होते रहते हैं। इम्प्रूवमेंट अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। और जो भी दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। और ये जो चेंज होते हैं इनको क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 100 से भी ज़्यादा अमेंडमेंट हो चुके हैं। अभी लास्ट ईयर अभी हुआ था 102 थर्ड ये अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, मीनिंग उनमें चेंज किया जा चुका है। अमेंडमेंट्स टाइम टू टाइम होते रहते हैं, पार्लियामेंट्री ये प्रोसीजर है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट इन अ वेरी लीगल लैंग्वेज। जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्राइब करता है इन अरेंजमेंट्स को एक लीगल लैंग्वेज में उसको डिस्क्राइब करता है। कॉन्स्टिट्यूशन जितना भी इंस्टीट्यूशंस है हमारे उनको डिस्क्राइब करता है कैसे, लीगल लैंग्वेज में। इफ़ यू रेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, इट कैन बी क्वाइट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, आपके लिए एक डिफ़िकल्ट हो सकता है समझने के लिए। येट द बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। बट जो इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है उसको समझना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। लाइक एनी कॉन्स्टिट्यूशन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन ए प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन टू गवर्न द कंट्री। मैंने बताया था इलेक्शन कमीशन इलेक्शन का काम कराता है। जैसे देखिए, लाइक यानी कोई कॉन्स्टिट्यूशन होता है इंडिया की तरह, जैसे उसमें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे लॉज बनाए हुए हैं किसके लिए, जैसे कि एक पर्सन को सिलेक्ट करना है जो गवर्न करेगा पूरा कंट्री का। इट डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर, और कॉन्स्टिट्यूशन ये डिफाइन करता है कि इसके पास कितना पावर होगा, विच डिसीजन, कौन से डिसीजन लेगा, एंड पुट लिमिट्स ऑन व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू, और गवर्नमेंट्स क्या क्या कर सकती है उस पर भी लिमिट्स रखता है। टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाई प्रोवाइडिंग सम राइट टू द सिटीजन्स, और गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ राइट्स सिटीजन्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, दैट कैन नॉट बी वायलेटेड, जिनको वायलेटेड नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग
बहुत सारे जो राइट्स हैं वो किसको मिले हुए हैं, सिटीजन्स को, और उनको गवर्नमेंट भी वायलेट नहीं कर सकती। कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स, और ऐसा किसके थ्रू किया गया है, गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है, उसके ऊपर लिमिट्स रखी हुई है और वो वायलेट नहीं कर सकती ऐसे राइट्स को जो सिटीजन्स को दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। द रिमेनिंग 3 चैप्टर्स ऑफ इन दिस बुक आर अबाउट दीज 3 एस्पेक्ट ऑफ द वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बाद के जो रिमेनिंग चैप्टर्स है उसमें वर्किंग इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया गया है, इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे इलेक्शन कमीशन एक चैप्टर में, नेक्स्ट में हम सारी डिटेल्स में इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे प्रोविजंस बनाए हुए हैं। नेक्स्ट वी शैल लुक एट द सम की इंस्टीट्यूशनल प्रोविजन इन ईच चैप्टर। ईच एंड एवरी चैप्टर में हम जो मेन इंस्टीट्यूशनल प्रोविजंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, एंड हाउ दे वर्क इन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, और वो कैसे वर्क करते हैं। बट दिस टेक्स्ट बुक विल नॉट कवर ऑल द साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूशनल डिजाइन ऑफ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी टोटल इंस्टीट्यूशनल डिजाइन के फीचर्स हैं उन सभी को, जिनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया, सभी को ये कवर नहीं करती बुक। सम अदर एस्पेक्ट्स विल बी कवर्ड इन योर टेक्स्ट बुक नेक्स्ट ईयर, और कुछ उनमें से नेक्स्ट ईयर कवर किए जाएंगे। ये कुछ आपको ग्लोसरी दी हुई है, इसको राइट कर लेना है आपको। अब देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज करते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया हमारा। अब देखिए स्टूडेंट्स, नोट्स कैसे बनाने हैं। एक्सरसाइज में क्या है, एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और आप लोगों को ध्यान रखना है चैप्टर पे, चैप्टर के जो भी टॉपिक्स हैं मैंने अभी बताया। देखो अभी ये नेक्स्ट अभी हमें हाल ही में किया कि इंस्टीट्यूशनल डिजाइंस कैसा होगा, कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा, उसमें से मेन पॉइंट जो मेन पॉइंट मैं बताता हूँ वो तो आपको करना ही करना है। अब देखिए आइडेंटिफाई, ये सारे सेंटेंस हैं, इनमें से कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हैं, उसको आइडेंटिफाई करिए। चैप्टर के भी आपको आइडेंटिफाई करना है, सभी सेंटेंस में कुछ ना कुछ एरर है, उसको आइडेंटिफाई करिए और करेक्ट करके लिखिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, साइलेंट फीचर बताना है डेमोक्रेटिक कंट्री का जो साउथ अफ्रीका में था। सबसे अच्छा साइलेंट फीचर कौन सा था वहाँ का, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उनके लिए अंडरलाइंग द कॉन्फ्लिक्ट, साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में ये एक साइलेंट फीचर था जो वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था, कौन सा था, बिटवीन द, सो आंसर हो जाएगा इसका बिटवीन द कलर्ड माइनॉरिटी एंड द ब्लैक माइनॉरिटी, ये वाला आंसर हो जाएगा आपका इसका डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द दीज प्रोविजंस दैट डेमोक्रेटिक कंट्री डज नॉट हैव, कौन सा प्रोविजन नहीं होता। सो इसमें से ये भी होगा, नेम ऑफ द कंट्री, ये भी होगा, मे बी ये भी, नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, ये भी होगा। और इसमें कौन सा होगा, बी वाला नहीं होगा, ये बी वाला करेक्ट होगा। नेम ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट्स, नेम का कोई ऐसा इश्यू नहीं है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग लीडर्स विद देयर रोल्स मेकिंग, लीडर्स को मैच करना है, मोतीलाल नेहरू, ये हो जाएगा आपका लास्ट। प्रीपेड कॉन्स्टिट्यूशन क्या था 90, बी आर अम्बेडकर, वो क्या थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, ये आपका चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग। राजेंद्र प्रसाद, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। सरोजिनी नायडू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेंबर। नेक्स्ट, नेहरू की स्पीच को रीड करिए और इन सब चीज़ों का आंसर दीजिए, इनका आंसर आपको करना है, नेहरू जी की स्पीच में से आंसर निकालने हैं आपको इसके, ये करिए आप। सोवरेन का मीनिंग क्या होता है, सो इसमें से मैंने अभी सोवरेन का बताया था कि पीपल गवर्नमेंट विल नॉट फेवर एनी, रिपब्लिक का देख लेते हैं, इसका यहाँ से मिला लेते हैं। सो इसमें आपका हो जाएगा, देखो फ्रेटर्निटी तो हो जाएगा फोर्थ, पीपल वुड लाइक टू ब्रदर एंड सिस्टर, सेक्युलर हो जाएगा फर्स्ट, गवर्नमेंट का कोई भी रिलीजन नहीं होगा। और रिपब्लिक का हो जाएगा, रिपब्लिक का होगा पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजंस, हेड ऑफ द स्टेट्स इज एन इलेक्टेड पर्सन। सो रिपब्लिक में क्या होता है, रिपब्लिक होगा आपका हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन, और सोवरेन होगा
सोवरेनिटी हो जाएगी, पीपल के पास ही क्या होगा, सुप्रीम राइट्स होगा अपने डिसीजन बनाने के लिए, ना कि कोई बाहर का आएगा। नो अदर डिक्टेट, ये होगा सोवरेन। सो ये हो गया आपका स्टूडेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है। नेपाल से आपका एक फ्रेंड है, वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज अपोज कर रही है कि बिकॉज वहाँ के किंग ने कॉन्स्टिट्यूशन को वैलिडिटी दे मान्यता दे दी थी, सॉरी, किंग ने कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ अलाउ कर दिया, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, वहाँ के लोग ज़्यादा पावर्स की डिमांड कर रहे हैं और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी ये डिमांड कर रही हैं कि वहाँ पे क्या होना चाहिए, रिपब्लिकल कॉन्स्टिट्यूशन, मीनिंग किंग नहीं होनी चाहिए। जो किंग है ना वहाँ पर भी हेड ऑफ द स्टेट है, लेकिन हेड ऑफ द स्टेट अगर इलेक्टेड होगा तो क्या हो जाएगा, रिपब्लिक। सो रिप्लाई योर फ्रेंड गिविंग योर ओपिनियन ऑन द सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट पर अपने फ्रेंड को ओपिनियन बताइए उसको कि हाँ दिस इज राइट कि यू शुड डिमांड फॉर द रिपब्लिक कॉन्स्टिट्यूशन, यू शुड अपोज द किंग बिकॉज ऑल द पावर आर लाइज इन टू द हैंड्स ऑफ किंग। सो करिए इसको, आंसर करिए इसका 7-8 लाइन्स में। अब देखिए आपके क्या क्या डेमोक्रेसी के बारे में, इंडिया जो डेमोक्रेसी है, हाउ आर द डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट व्हाट इंडिया इज ए डेमोक्रेसी। तो इंडिया एक डेमोक्रेसी है, उसके बारे में हाउ मच इम्पोर्टेंस वुड गिव टू ईच ऑफ दीज फैक्टर्स। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप का क्या, देखिए इसमें क्या विचार हैं और इसमें से किसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा दोगे आप। हाउ आर डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट व्हाट मेड इंडिया ए डेमोक्रेसी, कौन सा आपका ओपिनियन है जो कि इंडिया को एक डेमोक्रेसी बनाता है। हाउ विच इम्पोर्टेंस वुड यू गिव टू ईच ऑफ दिस फैक्टर, किस फैक्टर को आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे। तो फैक्टर कौन सा हो जाएगा, ये बी, सी में से बी हो जाएगा आपका, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल चैलेंज द कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन, फ्रीडम ने क्या किया, कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन को हमारे क्या कर दिया, चैलेंज किया, एंड डिनाइल ऑफ डिफरेंट फ्रीडम्स टू इंडियंस, और डिनाइल किया डिफरेंट फ्रीडम्स ऑफ इंडियंस, और उसके लिए फाइट किया। फ्री इंडियन कुड नॉट बी एनीथिंग बट डेमोक्रेटिक। सो इसमें देख लेते हैं कौन सा, डेमोक्रेसी इन इंडिया गिफ्ट टू द ब्रिटिश रूलर। फर्स्ट रॉन्ग होगा, क्योंकि ब्रिटिश रूलर्स की वजह से गिफ्ट नहीं है। वी रिसीव्ड ट्रेनिंग टू वर्क रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन अंडर फ्री स्ट्रगल चैलेंज द कॉलोनियल एक्सपेंड डिनाइल ऑफ डिफरेंट फ्रीडम ऑफ इंडियंस। हाँ यस, ये फ्री इंडियंस कुड नॉट बी एनीथिंग बट डेमोक्रेटिक, ये करेक्ट है आपका, बी करेक्ट होगा। देखिए सो इसमें क्या है, सी भी आपका, वी वर लकीली टू हैव लीडर्स हु डेमोक्रेटिक कन्विक्शंस एंड दे डिनाइल ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ सेवरल अदर न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज। नो, ये भी रॉन्ग है। फ्रीडम स्ट्रगल चैलेंज द कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन, उस कॉलोनियल एक्सप्लोइटेशन को चैलेंज किया फ्रीडम स्ट्रगल ने, जिसने मना कर दिया था किसके लिए, हमारी फ्रीडम, इंडियंस की फ्रीडम को देने से मना कर दिया था। फ्री इंडियन कुड नॉट बी एनीथिंग, जो हमारा आज़ाद भारत था वो कुछ भी नहीं होता अगर डेमोक्रेटिक नहीं होता। सो सेकंड इज करेक्ट। 9th, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट conducted book of a married woman published in 1912 में एक पब्लिश हुई बुक हुई, क्या था, मैरिड वुमेन, एक मैरिड वुमेन से रिलेटेड है, उसके बारे में बताया गया है। तो उसमें से क्या करना, जो भी वैल्यूज़ है उसके बताओ कि गॉड मेड द फीमेल्स, इसमें बताया गया है कि फीमेल्स को ऐसा बनाया गया है कि वो बहुत कमज़ोर होती हैं, इमोशनली होती है, मेल पे डिपेंड होती है, मेल उसका प्रोटेक्शन करते हैं, फादर हस्बैंड सन्स ऑल लिव्स, और वो उन्हीं पे सारी लाइफ डिपेंड है। डू यू थिंक द वैल्यूज एक्सप्रेस इन द पैरा रिफ्लेक्ट द वैल्यू अंडरलाइन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बस आपको बताना है कि फ़ीमेल के बारे में जो स्टीरियोटाइप पहले से बने आ रहे हैं उस तरीके से इसमें मेंशन की गई हैं कुछ बातें, आपको एक्सप्रेस करना है, बताना है, उसको एक्सप्लेन करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग है। नो, बिल्कुल भी अकॉर्डिंग नहीं है। और डज दिस गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के अगेंस्ट जाता है, यस। तो उसमें आप राइट कर देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया हुआ है, राइट टू इक्वालिटी। गांधी जी ने क्या कहा था, मैन एंड वीमेन को क्या दिया गया है, फिर इक्वल राइट्स दिए गए हैं। और वो क्या हैं,
उनको ऐसा नहीं माना जाएगा फ्रेगाइल, कमज़ोर नहीं माना जाएगा। वुमेंस भी क्या कर सकती हैं, सभी काम कर सकती हैं एज मैन कैन डू। सो ये आंसर इसमें बताएंगे आप 4-5 लाइन में इसको एक्सप्लेन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, गिव रीजन्स वाई ईच ऑफ दीज इज ट्रू और नॉट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, कौन सी ट्रू है कौन सी नहीं है, और वाई ईच ऑफ दीज इज ट्रू और नॉट, कौन सी ट्रू है और कौन सी नहीं है उनको बताना है, इनमें से ट्रू फॉल्स निकालना, और ट्रू क्यों नहीं है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट इंस्टीट्यूशन नॉट अबाउट वैल्यूज, ये गलत है। इसमें क्या होगा, दिस इज रॉन्ग। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल्सो अबाउट वैल्यूज़, वैल्यूज़ भी होगा, दोनों होना चाहिए। सो ऐसे इसको राइट करेंगे। सो स्टूडेंट्स आज हमने कवर कर लिया है चैप्टर नंबर आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया है, और इसके नोट्स बनाएंगे, एक्सरसाइज को जैसे मैंने बताया उसको सोल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स फाइनली हम क्या है अब नेक्स्ट चैप्टर पर शिफ्ट होंगे, चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे सिविक्स में। और सभी स्टूडेंट्स जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और आगे जो फ्यूचर में सिविक्स का टोटल सॉल्यूशन जिनको चाहिए, एक बेटर सॉल्यूशन चाहिए, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियोस आपको कैसे लगे, क्या कुछ आपका सजेशन है, क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए हमको। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, आपके लाइक ही जो जितना आप लाइक करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। सबसे ज़्यादा आपके ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स का लाइक्स आना चाहिए वीडियो पे। जितना ज़्यादा लाइक्स और आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा और भी बेटर आप सभी के लिए करने के लिए। सो स्टूडेंट्स अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें हमारे साथ, और गीता अकेडमी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें फ्यूचर के। इन द फ्यूचर आपको बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जैसे ही मैं वीडियोज अपलोड करूँगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, और स्टे सेफ एंड स्टे होम। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर मत जाइए। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।